नमस्ते। आज मेरे साथ प्रोफेसर सतीश झा हैं। प्रोफेसर साहब का मैं परिचय करा दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और मैं जिन एक दो लोगों को जानता हूं, जब मैंने इस पे बात कही और मैं डायरेक्टली प्रोफेसर साहब को नहीं जानता था, तो आजकल अब चक्कर ये है कि इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, तो मैंने अपनी पैरवी डॉक्टर आनंद कुमार से और मनीष जी से करवाई कि भाई जरा प्रोफेसर साहब को कह दीजिए कि हमसे भी बात कर लें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे आज के ज़माने में सभी लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान में जो 2-4 लोग शिक्षक के रूप में हमें बता रहे हैं, क्योंकि उसका उसके 2 पक्ष हैं, वो प्रोफ़ेसर सतीश उसमें अग्रणी हैं। प्रोफ़ेसर साहब स्वागत है। और प्रोफ़ेसर साहब जरा आपसे समझना ये है कि ये जो अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया है अपनी आर्टिकल 143 1 की में जो उनको शक्ति है उसके द्वारा संविधान जो ये जरा है क्या? और जी जब अप्रैल 8 को एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया था, जो जनरली ऐसा लगा था कि बहुत फेयर बात है कि भाई अगर आप किसी बिल को दबा के बैठ जाएंगे गवर्नर साहब, तो उसकी एक टाइमलाइन होनी चाहिए। उस पे उन्होंने 14 प्रश्न पे इन लोगों से एक तरह से राय मांगी है, जो जो संविधान में उनको हक है ये जी मांगने का। ये पूरा मामला क्या है जी वो जी जरा बताओ। मेरे एक दो फिर छोटे छोटे प्रश्न हैं। और मैं जी आपसे पहले ही माफी मांग लूं कि कुछ सवाल हो सकते हैं आपको बहुत ही निहायत बचकाने लगे, लेकिन क्योंकि हम बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं, इसलिए आप जी जी मुझे थोड़ा झेल लेंगे जी उसको। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। जी जी बिल्कुल। जो सवाल है, ये जो कल अखबारों में भी आया है और इससे पहले जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो ये रेफरेंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, जो उनका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के 3 इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन हैं, उसमें एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, जिसमें कि प्रेसिडेंट समय समय पे कोई भी यदि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा उनके सामने आए, जिसमें उनको निर्णय लेने में परेशानी हो रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये संविधान में लिखा गया है और समय समय पे प्रेसिडेंट करते भी रहे, लेते भी रहे। अभी याद होगा हम लोगों को, जो अयोध्या के मसले पे जब तक ये जजमेंट नहीं आया था, एक बार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ था, तो आप बताएं जो वहां पे राम जन्मभूमि है या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था अपनी सलाह देने से। कहा कि ये सब जुडिस भी है, और शायद उसके मन में ये भी था जो इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का सलाह क्या होगा, जो भी था उसने। तो ये जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये आर्टिकल है, उसमें 2 है, 143 143 2। 1 में जो वर्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने उसमें वर्डिंग है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी लिखा गया है जो सुप्रीम कोर्ट में गिव द एडवाइस। ये नहीं लिखा गया है जो शैल गिव द एडवाइस, जबकि बहुत जगह आप देखेंगे शैल का यूज हुआ है। कहने का मतलब ये स्वेच्छा पे है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे और न दे। यदि 43(1) में आया है रेफरेंस, और 2 में यदि आता है तो लैंग्वेज बदल जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 43(1) में है, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट पे अब डिपेंड करता है जो वही दे कि नहीं दे सलाह। एक तो ये चीज है। तो दूसरा मुद्दा है, ये शुरू कहाँ से हुआ है इस बार, क्योंकि समय समय पे इस तरह के जो एडवाइस मांगे गए हैं उसके कई इश्यूज रहे हैं, अलग बैकग्राउंड रहा है। यहाँ तक कि जो ये कॉलेजियम सिस्टम जो आया है जजेस के अपॉइंटमेंट का, उसमें जो 3 जजमेंट है, पहला एसपी गुप्ता जजमेंट, दूसरा फर्स्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जजमेंट, और जो तीसरा है जो सबसे कंक्लूसिव हुआ, उसमें नारायणन ने एडवाइस दिया था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के बाद ये कॉलेजियम सिस्टम इस रूप में हमारे सामने है। अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो तमिलनाडु से शुरू होता है, और एक तरह से ये जो गवर्नर और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है, वो भारत के भीतर शुरू से बड़ा ही टर्बुलेंट रहा है, क्योंकि जो गवर्नर्स हैं वो सेंटर के एजेंट के रूप में वहां पे अपने को देखते हैं। यदि एक ही दल की सरकार न हो केंद्र में और राज्य में, तो ये और भी जटिल हो जाता है संबंध। और ये कोई अभी नहीं शुरू हुआ है, इसके 7 दशक इसका गवाह है जो किस तरह के संबंध रहे हैं राज्यों में गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के बीच में। अभी तो दिल्ली में ही हम लोग देख रहे थे किस तरह से चल रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच।
तो ये जो तमिलनाडु का मामला था, उसमें था जो असेंबली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां वो बिल पास करता था, गवर्नर के पास जाता था, गवर्नर उस पर बैठे रह जाते थे, अपनी स्वीकृति नहीं देते थे। जब तक गवर्नर की स्वीकृति किसी बिल पे राज्य में नहीं मिलेगा तब तक वो कानून का रूप नहीं ले सकता है। इस तरह की चीजें चलती रहती। फिर गवर्नर कुछ बिल्स को वापस किए, उसके बाद असेंबली ने फिर से पास कर दिया। उसके बाद उनके हाथ बंधे हुए थे तो उन्होंने क्या किया, रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, जो भी संविधान का एक प्रोविजन है। और संविधान में कहा गया है जो ऐसे मुद्दों पे ये रिजर्व किया जाता है जो कि फेडरल इश्यूज हो, जो कि राज्य के बाहर से मुद्दे हों, राज्य से ही संबंध कानून का न हो, हाई कोर्ट के जजेस के पावर्स को आप कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कुछ अलग राज्यों के टेरिटरी से संबंध रखता हूं, तो ऐसा मुद्दा जो राज्य के ऊपर जा रहा है कोई कानून, उसमें वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रिजर्व करते हैं। वो संवैधानिक प्रावधान करना भी चाहिए। लेकिन आपके पास कोई भी बिल आया, आप एसेंट नहीं दिए, फिर उसको वापस कर दिए, फिर असेंबली पास कर दिया, उसके बाद आपके हाथ बंधे हुए हैं तो आप प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिए, और इसकी कोई समय सीमा नहीं रहती है और ये बिल अनिश्चित काल के लिए अधर में लटक जाता है। इसी संदर्भ में तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट आया, पहले हाई कोर्ट गया, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुआ है, जो फैसला इस पूरे जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसके बैकग्राउंड में है। और ये जजमेंट ये है, 2 जजेस का जो बेंच था उसने ये जजमेंट दिया है, जो यदि गवर्नर रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, तो उसमें एक टाइम फ्रेम होगा जो कितना दिन में प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा। 3 महीना का शायद समय दिया हुआ है जी, और यदि उससे ज्यादा समय लग रहा है तो आपको उसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन, जो क्यों 3 महीना से ज्यादा हम समय ले रहे हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। दिस हैज स्टर्ड द हॉर्नेस्ट नेस्ट। जो क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति और गवर्नर को ऐसी सीमा के भीतर काम करने का कोई कानून दे सकता है जो आप इसी समय अवधि में, क्योंकि भारत के प्रेसिडेंट को बिल पे, ये तो फैक्ट है जो संविधान में नहीं लिखा गया है, यहां तक कि कहा गया है जो प्रेसिडेंट को पॉकेट वीटो भी है, जब तक मन हो अपने पॉकेट में रखे रहे बिल को। सस्पेंसिव वीटो भी है, तरह तरह के वीटोज की चर्चा जो संविधान के विशेषज्ञ हैं वो करते हैं। लेकिन एक परंपरा है जो संसदीय राजनीति में, यदि कोई संसदीय परंपरा है तो जो चुनी हुई सरकार होती है उसके द्वारा जो पास किया गया बिल होता है वो एक तरह से प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर एसेंट दिया जाता है, केंद्र में और राज्य में गवर्नर को देते हैं। तो अभी आपने कहा जो 14 सवाल फ्रेम किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवाइस की, उसमें से कुछ इस तरह के सवाल हैं जो जटिल सवाल हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे सामने दिख रहा है, उसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में एक चर्चा है जो क्या प्रेसिडेंट को जो डिस्क्रिशनरी पावर, उस डिस्क्रिशनरी पावर पे कोई अंकुश लगाया जा सकता है। ये एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है और रिपब्लिकन पॉलिटी में डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो एक तरह से आउटलैंडिश आइडिया है, इसका कोई गुंजाइश नहीं। ये डिस्क्रिशनरी पावर एक मोनार्किकल सिस्टम जो ब्रिटिश सिस्टम है, डेमोक्रेसी है लेकिन मोनार्की है, वहां मोनार्क के पास डिस्क्रिशंस हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट है, जो इंडियन रिपब्लिक का जो हेड ऑफ द स्टेट है, उसको संविधान ने डिस्क्रिशंस की स्कोप बिल्कुल नहीं छोड़ा है। गवर्नर को तो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स है भी, जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तर्ज पे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स कुछ परिस्थिति में दिया गया है, क्योंकि वो 2 तरह की स्थिति में गवर्नर काम करता है। एक, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस पे काम करता है, और कुछ मुद्दों पर उसको स्वेच्छा से निर्णय लेने के लिए दिया गया है प्रावधान, जो कि राज्य के कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो कि अभी चर्चा में आ रही थी, जो फेडरल मुद्दा हो, उसमें वो स्वेच्छा से काम करेगा, इसलिए जो वो प्रेसिडेंट के एडवाइस से या सेंटर के एडवाइस से करेगा, क्योंकि कहीं राज्य अपनी जो संघीय ढांचा है, उसकी जो अधिकार क्षेत्र है, उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो 2 तरह की परिस्थिति गवर्नर के बारे में तो सोचा गया है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई डिस्क्रिशनरी पावर
नहीं दिया गया है भारतीय संविधान में। और ये बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि यदि आप रिपब्लिक है तो रिपब्लिकन पॉलिटी में डिस्क्रिशनरी पावर्स का कोई एक तो ये प्रश्न इस 14 में से है जो कहता है जो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर को क्या सुप्रीम कोर्ट चेकमेट कर सकता है। तो पहला सवाल तो मेरा ये होगा, जो क्या रिपब्लिकन पॉलिटी के हेड ऑफ द स्टेट को डिस्क्रिशनरी पावर हो सकता है या नहीं, यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो दूसरा मुद्दा है जो ये कह रहा है, जो रेफरेंस जो ये जो स्टेट्स हैं जो हमेशा 32 में आर्टिकल 32 में पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसमें तरह तरह के रिट्स देने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, नॉर्मली फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ये क्यों नहीं सेंट्रल स्टेट फेडरल प्रोविजंस के तहत जो प्रावधान है उसके तहत आते हैं। एक ये भी मुद्दा इस रेफरेंस में कहीं ना कहीं आ रहा है। तो फेडरल फाइट्स जो है सेंट्रल स्टेट्स का, उसमें क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल उठता है तो फेडरल फाइट तो सेंटर और स्टेट्स का होगा, एक स्टेट दूसरे स्टेट का होगा। लेकिन यदि एक ही स्टेट के भीतर इलेक्टेड गवर्नमेंट और गवर्नर का फाइट हो जाए तो उसको आप फेडरल फाइट कहेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट को डील करने के प्रावधान है 32 में, जो मैंडेमस और तरह तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये सारे स्टेट्स पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो एक तो दूसरा मुद्दा ये हो रहा है। और जो तीसरा है, जो एक राजनीतिक सवाल उभर कर सामने आ रहा है, जो क्या सुप्रीम कोर्ट को लगातार प्रेशर में लाने की कोशिश हो रही है। ये काफी मीडिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है। और ऐसे समय पे रेफरेंस आया है जब एक चीफ जस्टिस अभी गए हैं, दूसरे चीफ जस्टिस आए हैं, बिल्कुल नए हैं, भले ही इनका अवधि बहुत लंबा ना हो, लेकिन एक ट्रांजिशन का पीरियड है सुप्रीम कोर्ट। और कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि गवर्नमेंट बैकफुट पे भी रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और इस तरह के मुद्दे पे। कई मुद्दों पे तो कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं जो गवर्नमेंट बहुत अनकंफर्टेबल नहीं रहा। लेकिन सवाल उठता है जो इस तरह का जो मुद्दा है, खास करके जहां पे कि ऐसी सरकारें हैं जो कि दूसरे दल की सरकार है राज्यों में, और कहीं ना कहीं ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस आगे के दिन में एक और समस्या बनने वाली है। क्योंकि आपको याद होगा आनंद वर्धन जी, जो जब मोदी जी सरकार में आए, मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा दिया था। और ये कोई नई चीज नहीं है, शुरू से ही ये भारत के भीतर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हुई है। उन्होंने कहा था एक टीम इंडिया होगा, हाँ, और केंद्र और बाकी राज्य मिलकर टीम बनेगा। लेकिन आए दिन हम लोगों ने देखा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे बहुत कुछ हो नहीं पाया और केंद्र राज्य के संबंध में कोई खास सुधार नहीं हुआ है भारत के भीतर, बल्कि संबंध बिगड़े हैं। और जैसे जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुरूप ये संबंध और बिगड़ते हुए जा रहा है। उस संदर्भ में ये रेफरेंस काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी प्रोफेसर साहब, मैं सिर्फ इतना बता दूं दर्शकों को, जो मेरी समझ है, जब ये टीम की बात किए थे उसके बाद ही हर चुनावी मंच से, हर जगह से भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बार बार ये कहते आए हैं कि अगर डबल इंजन सरकार होगी तभी विकास हो पाएगा, अगर डबल इंजन सरकार नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला स्टेटमेंट है। खैर, मैं आपसे पॉलिटिकल बात नहीं, लेकिन ज्यादा कुछ समझ के लिए कह दूं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक नया नैरेटिव चला रहे हैं और मुझे लगता है कि वो राजनीतिक बात ज्यादा करते हैं। वो एक लोगों के मन में एक डाउट डालते हैं। वो पहला तो ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंडर चलेगी। सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं कहता है कि वो मेरे अंडर चले, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो क्या, और वो तो ताकत दे रहा है इलेक्टेड उनको, वो तो ताकत दे रहा है उन लोगों को कि भाई इनकी विल को मानो। लेकिन वो एक दूसरी डिबेट भी चला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है ये प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो बाकी एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट और विधायिका है ये अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको करके लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो डाउट पैदा कर रहे हैं। ये मैं जरा एक बार समझ लूं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकियां क्या हैं, और क्या दोनों अलग अलग रोल हैं दोनों का।
नहीं, इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो ऐसे तो वकील हैं, लेकिन अभी जिस तरह के वक्तव्य आपने ठीक कहा, जो जिस तरह के लगातार सुप्रीम कोर्ट पे जो वो आक्रमण कर रहे हैं और जिस मूड में दिख रहे हैं, उसमें तो लगता है पॉलिटिकल रोल में आ जाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करने के बावजूद इस तरह के लगातार बयान आ रहे हैं उनके। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो उनके जो फायरिंग रेंज में है, वो है खास करके सुप्रीम कोर्ट का ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अक्सर जिक्र करते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आड़ में सुप्रीम कोर्ट सब तरह तरह के जजमेंट देता है। और दूसरा उनके फायरिंग रेंज में है आर्टिकल 143, जो कंप्लीट जस्टिस के नाम पे सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करता है और तरह तरह के जजमेंट देते हैं। आर्टिकल 142 की 143, 142 शायद 142, सॉरी 143 तो एडवाइजरी है, 142 का वो अक्सर जिक्र करते हैं, जो ये कंप्लीट जस्टिस के नाम पे ये लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है तरह तरह के जजमेंट देते रहते हैं। लेकिन उसमें दो चीजें हैं। पहली बात, जो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आप जिक्र किए, पहली बात तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है वो सही है, कोई अमेरिका की तरह लिखित नहीं है, लेकिन इम्प्लाइड डॉक्ट्रिन है जो सबका अपना अधिकार क्षेत्र है। लेकिन उस अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन जब हो तो फिर अल्टीमेटली ये किसके क्षेत्र में जाता है, अधिकार क्षेत्र में जाता है जो इस पे वो संज्ञान ले। ये तो सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, क्योंकि फाइनल एडजुडिकेटर वही है इस डॉक्ट्रिन के तहत भी यदि जाए तो। वैसे भारत के भीतर जो संसदीय परंपरा की जो बात होती है, जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो उस तरह की बात है नहीं, क्योंकि भारत की जो संविधान है वो ब्रिटेन के तर्ज पे नहीं है, न बिल्कुल अमेरिका के तर्ज पे है। इसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसके तहत इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे संविधान आते हैं, जो कि एक तरह से मिश्रण है अमेरिका और ब्रिटेन का। और जहां तक ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है, उस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आड़ में सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है, जो यहाँ ड्यू प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। कहने का मतलब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पे नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की व्याख्या नेचुरल राइट्स और नेचुरल लॉ के आधार पर कर सकता है, बल्कि जो प्रोसीजरल जो नाइस्टीज होता है, जो प्रोसीजर होता है कानून बनाने का, उसी को केवल टेस्ट कर सकता है जो प्रोसीजर सही है या नहीं है। ये तो लिखा हुआ है संविधान आर्टिकल 21 में। लेकिन हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 1978 में एक फेमस हुआ था मानेका गांधी जजमेंट, जिसको माना जाता है लैंडमार्क जजमेंट, जिसके बाद ये पूरा डॉक्ट्रिन बदल गया है। और 1973 का केशवानंद भारती जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, उसके बाद तो बिल्कुल ही बदल गया है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट कहता है जो केवल हम लॉ का कानूनी जो प्रावधान है, जो ठीक से बना कि नहीं बना, उतना ही पर हम सीमित नहीं रखेंगे, हम इसके सब्सटेंस पे भी जाएंगे, जो ये कानून कहां तक लोगों के अधिकार को छू रहा है या नहीं छू रहा है, हनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस डॉक्ट्रिन से तो हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। अब क्यों निकले, इसमें संसदीय परंपरा कहां चूक गई, संसद की क्या कमजोरी रही, लाचारी रही, कार्यपालिका की क्या कमी रही, कई तरह के कारण रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिला है काम करने का। लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ गया कानून के इंटरप्रिटेशन में। तो आज के तारीख में जो वाइस प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं, जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर उस तरह से जो वर्ड है, हमको लगता है संविधान में तो कहीं यूज नहीं हुआ है। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, जो वो कस्टोडियन है, क्योंकि फाइनल इंटरप्रेटर है, आर्बिट्रेटर है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब हुआ जो पूरी जो प्रशासनिक तंत्र है उसके वो हेड है, पूरे राज्य के हेड है, हेड नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट। अब ये सवाल एक जटिल सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट भी हम स्टेट के ही पार्ट को मानेंगे कि उसके लाइन बहुत ही थिन है,
वो राज्य का है भी और नहीं भी है, क्योंकि वो राज्य पे भी अंकुश लगा रहा है, अंकुश रखता है सुप्रीम कोर्ट कानूनी दृष्टिकोण से। तो इसीलिए ये प्रोटेक्टर शब्द एक तरह से गढ़ने का है। हमको तो नहीं लगता है संविधान में इस तरह से प्रोटेक्शन का। ऑफ कोर्स सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, इंटीग्रिटी यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जहां तक संविधान का है वो तो जितने भी संसदीय सदस्य, संसद के सदस्य शपथ लेते हैं, सब लेते हैं जो हम संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे। वो तो एक डेमोक्रेसी का एक अंग है। यदि हम इस नागरिक हैं तो मेरा फर्ज बनता है संविधान को प्रोटेक्ट करना, और यदि कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है तो उसका तो दायित्व है प्रोटेक्ट। वो प्रेसिडेंट क्या, हर मेंबर पार्लियामेंट का है ये ओथ हम प्रोटेक्ट करें। तो इसीलिए वो प्रोटेक्शन वर्ड को स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट का कोई पावर है एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नर का है, हमारे समझ में ऐसा कहना उचित नहीं होगा। एक तरह से संविधान का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट को माना गया है थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इसीलिए उसके जो होते हैं जजमेंट, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो भारत एक तरह से ये कॉमन लॉ ट्रेडिशन, दो तरह के लॉ के ट्रेडिशन है, सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ। कॉमन लॉ में यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो जाता है तो उसको वही स्तर दिया जाता है जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आप संविधान को संशोधन किए बिना भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को संविधान का अंग मान लिया जाता है, उसके लिए अलग से अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। वो जजमेंट ही अपने आप में एक अमेंडमेंट हो जाता है। तो ये एक तरह से कस्टोडियन है, उसका इससे बड़ा सबूत और कुछ मिल नहीं सकते। तो ये हम वाइस प्रेसिडेंट साहब के संदर्भ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। लेकिन मैं एक दिन आग्रह करूंगा आपके पास जब समय हो, मैं अभी अमेरिका था 22, जी, उसको मैं एक दिन अमेरिका और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन दर्शकों को समझाने की दृष्टि से कि उनके क्या है और हमारा, आपसे एक दिन आग्रह करूंगा जब आपके पास समय होगा अगले हफ्ते कभी भी, तो आपसे समय लेके मैं बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।